We are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और ये 30x30 जो सीरीज है अपनी, जो हम हर साल कंटिन्यू करते ही हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में, उसका क्लास 3rd है। तो इसमें 30 क्वेश्चंस का एक प्रॉपर सेट होगा, जैसा आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा या मिलता ही है, क्योंकि टॉपिक्स वही है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो बार बार आते हैं वो हैं, कुछ नए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अलग एग्जाम्स में भी आए हैं बट वो इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, क्योंकि वो सिलेबस या लेवल जो है उसी तरह से पूछा हुआ है। असर्शन एंड रीजनिंग जिस तरह का जो नया पैटर्न है उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज की कहानी। और आप लोग जवाब देंगे पोल में, आउट ऑफ 30 कितना स्कोर कर रहे हैं वो सब भी आप देखेंगे। उसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, वो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझना सीखना है, क्योंकि 50% काम आपका पेडागोजी में ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए, यानी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आधा काम आपका हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। आज हम थोड़ा सा टाइम पे हैं कंपैरेटिवली रोज़ के मुकाबले, है ना, और कोशिश रहेगी धीरे धीरे बिल्कुल 9 बजे ही शुरू कर पाएँ क्लास। जो PDF है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड, और विद आंसर्स आपको PDF जो है मिल जाएगा। कल वाला PDF पेंडिंग है आई नो, बट वो भी अवेलेबल आपके लिए हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ये CTET का बैच है जिसमें एडमिशन्स ओपन है। करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहाँ एनरोल करके आप वेबसाइट से लेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बैच पे। सभी टीचर्स, सारे नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फटाफट से और समझते हैं कहानी क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजेज थियरी। क्वेश्चन को सिर्फ करना नहीं है, समझना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजेज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे की थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार कौन सी एक सीमा है पियाजे की थियरी की। यानी वो सचिन और सीमा वाली कहानी नहीं है, ये लिमिटेशन यानी प्रॉब्लम है, या जिसकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही, रुकावट है एक तरह से पियाजे की थियरी में, वो हमसे पूछा है यहाँ। पहला ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी जो पियाजे की थियरी है वो संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में ध्यान नहीं रखती है, जो कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बच्चे के पक्ष में है पियाजे, और जो व्यक्ति बच्चे के पक्ष में होगा, उसको एक्टिव रखने की बात करेगा, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात करेगा, है ना। तो ये कहना तो गलत होगा कि लिमिटेशन है, ये ऐसा नहीं है। इट ओवर एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया है, ये भी कहना गलत होगा, जो कि 45% लोग कह रहे हैं। ये एकदम गलत बात है, ये लिमिटेशन नहीं है, ये पियाजे की थियरी का इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया हो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, ऐसा नहीं है। इवन जो 4 फैक्टर्स हैं जिन्होंने पियाजे की थियरी हमने अभी कंप्लीट की है बैच में, और प्रॉपर तरीके से हमने उसको कंप्लीट किया, 4 से 5 दिन लगाए हैं प्रॉपर। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी जो लोग बैच में हैं या प्रीवियसली अगर यूट्यूब पे देखा हो, कि आपको पता है ये 4 फैक्टर्स हैं पियाजे की थियरी में। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस जिसको एक्टिविटी भी कह देते हैं, सोशल एक्सपीरियंस, और आपका इक्विलिब्रियम। इसमें लैंग्वेज नहीं आता, लैंग्वेज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया उनकी थियरी में, ओवर एम्फेसाइज नहीं किया गया, महत्व दिया गया, बहुत महत्व नहीं दिया गया। थर्ड ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी जो जेनेटिक्स हैं, जो हेरिडिटी है, वो महत्वपूर्ण है विकास में, ऐसा पियाजे कहते हैं, है ना। जो आपका इवन मैचुरेशन जो पहला फैक्टर है, मैचुरेशन किससे रिलेटेड है? हेरिडिटी से, आपकी आनुवांशिकता से, आपके जीन्स से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने हेरिडिटी को महत्व ना दिया हो, महत्व दिया है, खूब अच्छा खासा महत्व दिया है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। ये पियाजे की थियरी के बारे में सही नहीं है। उसकी लिमिटेशन तो, भाई मेरी लिमिटेशन तो कोई चीज तब होगी ना जब मैं कोई काम करती हूं, जो मेरे नेचर में ही नहीं है जो चीज, वो लिमिटेशन कहां से हो गई मेरी, है ना। जो मेरी क्षमताओं में ही नहीं है, या जो है ही नहीं आसपास तक, दूर दूर तक। फोर्थ ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर दी, या फिर अगर मैं बात करूं जिस चीज की मैंने बात की हुई है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो लिमिटेशन थोड़ी हो सकती है जो स्ट्रेंथ है, हो सकती है बट नॉट इन दिस सेंस, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और समाज के कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखती है। यह बात एकदम सच है। बेशक इन्होंने सोशल एक्सपीरियंस को यहां पे 4 फैक्टर्स में रखा हो, लेकिन उतना महत्व नहीं है जितना वाइगॉस्की ने दिया है समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया को। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जब भी हम पियाजे की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया उन्होंने। सोशल एक्सपीरियंस का मतलब भी है कि बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है समाज में, या एक्टिविटी करके सीख रहा है एनवायरमेंट में अपने, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसको सिखा रहे हैं,
तो बहुत ज्यादा महत्व इन्होंने इस चीज को नहीं दिया कि जो कल्चर है या सोसाइटी है बहुत महत्वपूर्ण है विकास में, ऐसा प्याजे नहीं कहते, ये बात वाइगॉस्की कहते हैं और यही इसकी लिमिटेशन है। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। आधे लोग भी इसका सही जवाब नहीं दे पाए। कहने को हमें लग सकता है कि यार आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जब हम आसान सवालों के भी जवाब जो हमें लग रहे हैं आसान हैं और जवाब हम फिर भी नहीं दे पा रहे, इसका मतलब गड़बड़ है, कहीं सीखने में हम ठीक से नहीं सीख रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं या ठीक से हमने पढ़ा नहीं है, सही जगह से नहीं पढ़ा है, कई रीजंस इसके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के संदर्भ में 5 नंबर का आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर दी सेम इन डैश व्हाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम हिंदी में लिख देते हैं ये लोग, लेकिन पाठ्यचर्या है, करिकुलम जो है वो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम तो जस्ट एक हिस्सा है, यानी सिलेबस तो जस्ट एक हिस्सा है, पाठ्यचर्या यानी करिकुलम का। ठीक है ना, तो समावेशन के संदर्भ में करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, सिलेबस में सिर्फ जो हम पढ़ रहे हैं उतना है। करिकुलम में तो स्कूल में प्रार्थना से लेके, प्रेयर से लेके, असेंबली से लेके, जितनी भी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स से लेके, सब कुछ करिकुलम का हिस्सा है। स्कूल में कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक सब करिकुलम का हिस्सा है। ठीक, सिलेबस एक छोटा सा पार्ट है करिकुलम का जिसमें हम चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं, जो पाठ्यचर्या में सीखने की अपेक्षाएं हैं, करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं, वो डैश में तो समान है, व्हाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। किस में समान है, फटाफट से बताओ। सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे। किसमें, देखो ये जो आकांक्षाएं हैं समान किसमें है, एकोमोडेट करने में, कि हर एक बच्चा जो है पढ़ पाए, एजुकेशन फॉर ऑल, तो एकोमोडेशन में समान है। एकोमोडेशन मतलब समायोजन, हर बच्चा इंक्लूड कर पाए हम। इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे गिफ्टेड बच्चा है, स्लो सीखता है, क्रिएटिव बच्चा है, हर तरह का बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है यानी गिफ्टेड है, या फिर एवरेज बच्चा है, हर तरह का बच्चा सीखेगा, नॉर्मल और स्पेशल सभी तरह के बच्चे। तो एकोमोडेट करना है सबको, इस बात में इक्वल है ये चीज। जो इंक्लूजन है वो कहता है कि सबको करिकुलम एक्सपेक्टेशंस इंक्लूड करने को लेकर सबसे बराबर है। लेकिन व्हाइल इन डैश दे आर डिफरेंट, किस में डिफरेंट है, मॉडिफिकेशन में, यानी सिस्टम में चेंज लाने में, संशोधन में भिन्न है, संशोधन में भिन्न है। वहीं अगर मैं बात करूं समायोजन में समान है, क्योंकि हर बच्चे को समायोजित करना है, हर बच्चे को इंक्लूड करना है, क्लास में एडमिशन भी देना है, उसको सिखाना भी है, तो समायोजन तो सबका करना है। लेकिन क्या सबका समायोजन सेम मेथड से करना है, सबको सेम तरीके से पढ़ाना है, नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन लगेगी। मॉडिफिकेशन में विभिन्नता होगी, मॉडिफिकेशन में डिफरेंस होगा कि जो बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है हम उसको आगे बिठा रहे हैं, जिसको सुनने में दिक्कत है हम उसको थोड़ा सा लाउड या क्लियर भी बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा लाउड नहीं बट थोड़ी सी पिच अपनी हाई रख सकते हैं, उसको आगे बिठा सकते हैं, एक यू टाइप का यूज या सर्कल शेप जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, एक्टिविटीज में भी शामिल करा सकते हैं। कोई बच्चा है जो व्हील चेयर पे है तो उसको भी फुटबॉल अगर खिला रहे हैं तो ग्रुप में उसको भी शामिल कर सकते हैं कि पास करने का मौका मिल जाए उसको, है ना, यानी हर बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं, बस तरीके डिफरेंट हैं, इसलिए मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा, एकोमोडेट सबको करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं मॉडिफिकेशन में सेम है, सबके लिए सेम कैसे हो जाएगा, फिर तो मॉडिफिकेशन सेम हो गई, इसका मतलब सबके लिए सीढ़ियां लगा दी। अब जिस बच्चे को व्हील चेयर लेके आना है स्कूल में वो कैसे चढ़ेगा सीढ़ियों से, उसको तो रैंप लगाना था, तो मॉडिफिकेशन डिफरेंट है, एकोमोडेशन सबके लिए सेम है। ठीक, एनरिचमेंट और एक्सेलरेशन एनरिचमेंट प्रोग्राम में ही आता है, गिफ्टेड बच्चों के लिए हम यूज करते हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, हम होता है ना एक क्लास जंप करा दी, एक साल में 2 क्लास कर ली, तो जो बच्चे जल्दी सीखते हैं उनको हम एक्स्ट्रा चीजें भी करा देते हैं कम समय में, तो वो है एनरिचमेंट प्रोग्राम जिसके अंदर एक्सीलरेशन की बात होती है। तो ये 2 बातें हमने सीखी, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। देखना ये एक आसान सा क्वेश्चन है, आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं बीच बीच में, वो आपको क्योंकि एक आसान एक मुश्किल, 2 क्वेश्चन इजी आ गए फिर एक मुश्किल आ गया, इस तरह से चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी श्रवण दोष के बारे में या श्रवण हानि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी वो बच्चा जिसको हियरिंग इंपेयरमेंट है उसके बारे में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। साइन लैंग्वेज समझते हैं, सांकेतिक भाषा, जिसमें हम, आपने न्यूज में कभी देखा हो, डेफ एंड डम लोगों के लिए, मूक बधिर बच्चों के लिए यूज की जाती है, जिसमें हम बोल नहीं रहे, अपने हाथों से, संकेतों से, जेस्चर्स के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं, जैसे न्यूज में भी वो साइन लैंग्वेज होती है ना, लेकिन वो हियरिंग इंपेयर्ड के लिए नहीं। हियरिंग इंपेयर्ड का मतलब है उसको सुनाई तो देता है लेकिन कुछ हद तक बाधिता है, दिक्कत है ना, ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं पा रहा या बिल्कुल नहीं सुन पा रहा, तो वो तो जब बच्चा बोल नहीं पाता, डेफ एंड डम है, मूक बधिर है, ना बोल पाता है ना सुन पाता है, तब साइन लैंग्वेज का यूज होता है।
हियरिंग इंपेयर्ड के केस में थोड़ी क्या ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयर्ड को आप ये करा देंगे, गलत हो जाएगा। हियरिंग इंपेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। श्रवण दोष बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ये बात हमें सही लग रही है ना। देखो आप लोग कितना गलत आंसर कर रहे हो यार आज हैं। 52% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं इसमें। कैसे, कहां, कौन से नशे हैं भाई ये? इतना गलत जवाब कैसे दे पा रहे हो हैं? कहां पढ़ रहे हो आजकल? देखो एक बार, श्रवण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधित सभी बच्चों को संवाद के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बेवकूफी हो जाएगी। मूक बधिर बच्चों के लिए होती है सांकेतिक भाषा, ना कि हियरिंग इंपेयर्ड के लिए। समझ रहे हो? तो क्यों करेंगे भाई साइन लैंग्वेज का यूज? साइन लैंग्वेज का यूज तो डेफ एंड डम के लिए, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, उनके लिए हम जनरली करते हैं। हियरिंग इंपेयर्ड के लिए थोड़ी करेंगे कि सुनने में दिक्कत है। हियरिंग इंपेयर्ड के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो वो बोल सकता है, सुनने में तो दिक्कत है। दूसरा क्या है, मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो हियरिंग एड आते हैं। थोड़ा अगर कम दिक्कत है सुनने में, मतलब पूरी तरह से गायब नहीं है जो सुनने की क्षमता है, तो आगे बिठा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, तो ये तो नहीं करेंगे कि सीधा साइन लैंग्वेज का यूज कर दो। बच्चे को, जो भी हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है, श्रवण दोष वाला बच्चा है, उसको प्रभावी ढंग से संवाद करने में, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी। ये बात सच है। कम्युनिकेट करने में क्या, कम्युनिकेशन क्या है भाई? संचार क्या है? अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को सुन के समझना और अपने विचार को विमर्श कर पाना, आदान प्रदान कर पाना विचारों का। अब अगर मान लीजिए मुझे सुनने में दिक्कत है तो मैं ठीक से सुन नहीं पाऊंगी। जैसे मैं अपनी नानी का बहुत बार एग्जांपल देती थी, अब तो वो रही नहीं, कि उनको सुनने में दिक्कत थी बहुत सालों से। तो हम मान लीजिए कहते कुछ हैं और वो सुनती कुछ थी, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी। फोन पे तो स्पेशली कभी बात ठीक से हो ही नहीं पाती थी, है ना, क्योंकि उनको लाउड बोलना पड़ता था, फिर कई बार समझाने में टाइम लगता था। तो ये क्या है भाई, हियरिंग इंपेयरमेंट में कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं तो समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पा रहे हैं तो बोलेंगे कुछ का कुछ, सामने वाला कुछ कह रहा है आप कुछ कहेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। ये बात बिल्कुल निश्चित है। फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइजेस नियर द चाइल्ड। ये बेवकूफी है। ये आपको भटकाने के लिए ऑप्शन दिया गया है कि बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय परीक्षण कर लो। भाई अगर हियरिंग इंपेयरमेंट है, उसको पहले ही दिक्कत है, और आपने लाउड नॉइज डीजे बजा दो उसके कान पे, तो ये बेवकूफी है ना। बच्चों को प्रताड़ित थोड़ी करना है, उसको ह्यूमिलिएट थोड़ी करना है, तो ये गलत तरीका है। उसके अलग आप लैब में ले जाइए, डॉक्टर के पास ले जाइए, वहां पे वो जांच करेगा। ये थोड़ी डीजे बजा के चेक करो आवाज आ रही है कि नहीं, है जितनी आ रही होगी वो भी खराब हो जाए। फिर क्या है भाई, नेक्स्ट है मुनि, हियरिंग इंपेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर। ये बहुत लोगों ने सही आंसर मान लिया था शुरुआत में। देखो ऐसा नहीं होता, कई कारण होते हैं। कई बार हेरिडेटरी से लेके, एनवायरमेंटल से लेके और फिजिकल प्रॉब्लम से लेके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए या डिसेबिलिटी के लिए, अगर मैं कहूं इंपेयरमेंट के लिए। तो शारीरिक समस्या के कारण ही होता है, जरूरी नहीं है। कई बार आपको मिलेगा कि कोई कान में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल दिक्कत कोई नहीं दिखेगी, कोई और दिक्कत हो सकती है, कोई जेनेटिक दिक्कत हो सकती है, कुछ और हो सकता है, कोई चीज जिसकी वजह से फंक्शन करने में दिक्कत हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा शारीरिक दोष ही मिलेगा उन बच्चों में जिनको सुनने में दिक्कत है, तो उनके कान में भी कोई फिजिकल दिक्कत होगी कि ठीक से डेवलप नहीं हुआ होगा एंड ऑल। नहीं, कई बार हम ज्यादा शोर में रहते हैं, उससे भी हमारी क्षमता कम हो सकती है। हियरिंग इंपेयरमेंट के केस में तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ऐसा कहना। ये देखने में अच्छे लगते हैं ऐसे ऑप्शंस, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये आजकल के जमाने का क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाने लगा है। ठीक है जी, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। Which of the following correctly mentions the characteristics on which students who are gifted typically differ from other students? वो बच्चे जो गिफ्टेड हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, हम कह रहे हैं गॉड गिफ्टेड हैं, इनमें ऐसी क्षमताएं हैं जो सब में है ही नहीं, है ना। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो सकते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन हो सकते हैं। हालांकि एजुकेशन ने तो उनको कह दिया था कि भाई ये तो किसी लायक नहीं है, ले जाइए इनको। जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है, जनरली हम उनको मानते हैं कि गिफ्टेड हैं। गिफ्टेड में भी 3 प्रकार हैं कि जो बच्चे क्रिएटिव हैं वो भी गिफ्टेड की कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं जैसे सचिन तेंदुलकर तो वो भी गिफ्टेड की कैटेगरी में हैं, और जो बच्चे इंटेलेक्चुअली ब्राइट हैं, ये मैं लिख के भी बता देती हूं आपको, इतने आप जवाब दीजिए। तो गिफ्टेड की भी कैटेगरी में 3 प्रकार आते हैं। जनरली हम गिफ्टेडनेस को मान लेते हैं कि आईक्यू ज्यादा है, तो वो सामान्य भाषा में जिसका आईक्यू ज्यादा है वो गिफ्टेड है। लेकिन इसमें 3 कैटेगरी है गिफ्टेडनेस में। एक है आपका जो क्रिएटिव बच्चा है, जो डाइवर्जेंट थिंकर है, कुछ अलग अलग दिशाओं में सोचता है, क्रिएटिव चिल्ड्रन, रचनात्मक बच्चे, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया बना दिया, है ना, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। टैलेंटेड बच्चा, टैलेंटेड किसी एक फील्ड में, डांस में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, तो टैलेंटेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, जो दूसरा प्रकार है। ठीक है जी। तीसरा क्या हो सकता है आपका, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिनको हम जनरली गिफ्टेड मान लेते हैं कि जिनका आईक्यू ज्यादा है, जो एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हैं।
इंटेलेक्चुअली ब्राइट, बौद्धिक रूप से बेहतर बच्चे हम ये कह रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो ये तीनों गिफ्टेड में आते हैं। तो यहां पे आईक्यू जिसका ज्यादा है जनरली हम मान रहे हैं कि गिफ्टेड होगा, ठीक है। तो यहां पे समझते हैं गिफ्टेड बच्चों के बारे में, वो कैसे अलग होते हैं दूसरे बच्चों से। पहला ऑप्शन है एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की उन्नत गहराई। ज्यादातर क्वेश्चंस में जब गिफ्टेड की बात करेगा तो आप मान के चलिएगा कि इंटेलेक्चुअली ब्राइट की बात ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना, कि जिनका आईक्यू ज्यादा है। क्रिएटिव और टैलेंटेड की बात जनरली ये क्वेश्चंस में कम करते हैं, बट वो भी इसी के अंदर आते हैं। एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की उन्नत गहराई, यानी इनकी समझ बाकियों से ज्यादा अच्छे से डेप्थ में समझते हैं ये चीजों को। अंडरस्टैंडिंग बेटर है लेवल, बिल्कुल सही है। ज्यादा क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु ज्यादा होते हैं, सवाल ज्यादा पूछते हैं। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, जल्दी सीखते हैं। अगर किसी को 15 मिनट लग रहे हैं ये 10 में सीख लेंगे, हो सकता है 5 में भी सीख लें, है ना। होते ना कुछ बच्चे क्लास में इतने आप सवाल लिखना शुरू कर रहे हैं ये कंप्लीट करके आंसर बता देंगे। तो फास्ट पेस ऑफ लर्निंग। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं होता कि हायर डिपेंडेंस, दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता नहीं होती सीखने के लिए। इनको सीखना है कुछ भी करके सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं, अत्यधिक निर्भरता है कि बिना ट्यूशन के पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर फोर्थ है रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। देखो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि फिजिकल डेवलपमेंट तीव्र शारीरिक विकास ही होगा। अगर हम स्टीफन हॉकिंग की बात कर लें तो क्या उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छे से हुआ था? नहीं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि शारीरिक विकास बहुत तेजी से ही होगा इनका। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, ए एंड बी, जो कि आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन एकदम ठीक है, ऊपर के दोनों ठीक थे कि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, जल्दी सीख जाते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। असर्शन है कथन और रीजन है कारण। कथन क्या है? एवरी ईयर लता अ क्लास 7 टीचर इनवाइट्स अ फीमेल मैथ्स प्रोफेसर एंड अ मेल नर्स टू हर क्लास टू डिस्कस करियर्स इन दी फील्ड्स। हर साल 7वीं कक्षा की एक टीचर है लता, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और वो क्या करती है, हर साल एक महिला गणित प्रोफेसर को बुलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये कहा जाता है कि गणित में महिलाएं कमजोर होती हैं, लड़कियां तो मैथ्स में कमजोर होती हैं, ये स्टीरियोटाइप है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। इसके पीछे रीजंस हैं कि आपने मौके दिए कि नहीं, उनको वो माहौल मिला कि नहीं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये कोई फैक्ट नहीं है। अगर यही फैक्ट होता तो हम शकुंतला देवी की बात करते हैं या और बहुत सारे मैथमेटिक्स में प्रोफेसर्स मिल जाएंगे तो जो फीमेल्स हैं। तो टीचर क्या कर रही है, ऐसा उदाहरण लेके आ रही है जिससे स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया जा सके, जो रूढ़िबद्धता है उसको खत्म किया जा सके। तो वो एक गणित की महिला प्रोफेसर को लेके आ रही है बजाय कि मेल प्रोफेसर के, क्योंकि मेल प्रोफेसर लाना नॉर्मल है कि गणित में ठीक है, मेल तो ठीक होते हैं, ये धारणा है ना। और एक पुरुष नर्स को इन क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए। अब जनरली हम देखते हैं नर्सेज के नाम पे हमारे दिमाग में क्या आता है, सिस्टर। मतलब हॉस्पिटल्स में अगर नर्सेज हैं तो हम कहते हैं कि सिस्टर ही होंगी, मतलब फीमेल ही होंगी, जो केयर का काम है वो फीमेल्स का काम है, ऐसा मान लिया जाता है। ये एक धारणा है, स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है। तो इसको भी चैलेंज करने के लिए वो एक मेल नर्स को लेके आ रहे हैं कि मेल्स में भी तो हो सकती है, सिर्फ मदर टेरेसा ही थोड़ी हो सकती है कि जो चाहे कि लोगों की सेवा करना, मेल्स में भी कोई हो सकता है जो केयरिंग हो, ठीक है ना। तो पुरुष नर्स, क्योंकि ये एक करियर है, इसको चूज किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो करियर पे चर्चा करने के लिए इन्होंने ऑपोजिट एग्जाम्पल चूज किया जिससे चैलेंज किया जा सके स्टीरियोटाइप को। बात ठीक है, ट्रू है, करियर ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। रीजन क्या है? जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, यानी जो लिंग भेद हैं वो जन्मजात होते हैं और समाज के माध्यम से प्राप्त नहीं होते। यही गड़बड़ हो गई। ये मान लिया यदि आपने कि जेंडर डिफरेंसेस तो इनेट होते हैं, यानी ये तो आंतरिक है कि लड़के तो मैथ्स में अच्छे होंगे, लड़कियां कमजोर होंगी, तो ये आंतरिक नहीं होता। एनवायरमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ऐसा नहीं है सोसाइटी के द्वारा एक्वायर नहीं किया जाता। वो जो क्वेश्चन आया था ना इस बार कि पिंक कलर लड़कियों से या डॉल से खेलती हैं ज्यादातर लड़कियां, ये पाया जाता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ज्यादातर सोसाइटी में माहौल वैसा ही दिया गया है, ठीक है ना। तो वो इनेट नहीं है, वो चीज वो सोसाइटी के द्वारा एक्वायर्ड है। बेशक वो बात सही है लेकिन वो फैक्चुअली सही नहीं है। लिंग भेद जन्मजात होता है और समाज के माध्यम से प्राप्त तो नहीं होता है, ये कहना गलत है। समाज के माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। आप लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं। कितने लोग? 56% लोग। ये परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, रचनावादी सिद्धांतकारों के माने अगर हम, जिसमें पियाजे वाइगोस्की बड़ा नाम है और साथ में ब्रूनर को भी आप, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो, उनको भी आप मान सकते हैं। ठीक, पियाजे वाइगोस्की आपके सिलेबस में ज्यादा काम किए हैं, तो पियाजे वाइगोस्की की अगर हम माने यहाँ पे, या रचनावादियों की माने जो बच्चे को एक्टिव रखने में, मीनिंग मेकिंग में, इन सब पे ध्यान देते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट, यानी जहां बच्चा पैसिव है वो करेक्ट नहीं होगा। पहला ऑप्शन है लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो वाइगॉस्की मानते हैं, वो भी एक रचनावादी हैं, कि समाज और संस्कृति के संदर्भ में बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा। बात सही है। नॉलेज इज सब्जेक्टिव, यानी नॉलेज व्यक्तिपरक है। मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में है तो मैं उस चीज में ज्यादा जानती होंगी, किसी और का म्यूजिक में तो वो म्यूजिक के बारे में जानता होगा, किसी को गाड़ियों का शौक है तो वो गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानता होगा, तो सब्जेक्टिव हो गई। ठीक। लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। ये बात हम कर चुके हैं बैच में भी कि भाई जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, प्याजे हैं, वाइगॉस्की हैं, वो रिवॉर्ड पे, पनिशमेंट पे, रीइंफोर्समेंट पे, एक्सटर्नल मोटिवेशन पे, कि नंबर्स की वजह से लालच में पढ़ लो, रिवॉर्ड के लिए पढ़ लो, इन सब की बात नहीं करेंगे। वो बच्चों को एक्टिव रखने की बात करेंगे, बिना रिवॉर्ड के, बिना पनिशमेंट के, बिना एक्सटर्नल मोटिवेशन के। वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देंगे बजाय कि एक्सटर्नल के, कि बाहर से लालच में पढ़ लो, कि साइकिल मिलेगी इसलिए पढ़ लो, नंबर 1 आओगे इसलिए पढ़ लो। इन सब पे ध्यान नहीं देते। रचनावादी ज्ञान की रचना पे फोकस करते हैं, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं। एक्सेलेंस के पीछे भागोगे तो क्या होगा? सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। 3 इडियट्स का डायलॉग है, वो रचनावाद को सही तरीके से यहां पे जस्टिफाई करता है, उल्टा नहीं है इसका। प्लूरलिस्टिक होती है नॉलेज और मल्टीपल हो सकती है, हाँ बात सही है। तो यहां पे एक ही चीज गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था, तो थर्ड ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग? आलोचनात्मक चिंतन में, आलोचनात्मक चिंतन बहुत जरूरी है आजकल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, हालांकि पहले से एक क्वेश्चन आता रहा है सीटेट में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले से आलोचनात्मक चिंतन पे एक क्वेश्चन आता रहा है। आलोचनात्मक चिंतन में जो साक्ष्य की भूमिका है, जो एविडेंस की भूमिका है, कि किसी ने कहा कि भाई 2000 के नोट में चिप है, आपने पूछा एविडेंस दो, कहां है? कहा है आरबीआई ने ऐसा, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है ऐसा, एविडेंस तो नहीं है। अब नहीं है तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना? हाँ तरुण, तो बात क्या हुई यहां पे, क्या पूछा हमसे? एविडेंस का क्या महत्व है? क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग कई लोग समझ लेते हैं बुराई करना, आलोचना करना किसी की, नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग में सभी पहलुओं से देखना किसी एक चीज को, जिसमें फैक्ट्स हैं, ओपिनियन है, आप देख पा रहे हैं कि क्या एविडेंस है, किस आधार पे आप देख रहे हैं, लगभग सभी पहलुओं को आप देख पा रहे हैं, इन ऑल एस्पेक्ट्स चिंतन मनन कर पा रहे हैं, सभी डेटा को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए। ठीक। तो अगर हम देखें एविडेंस शुड बी, कि किसी ने कह दिया बिल्ली रास्ता काट जाए तो गड़बड़ हो जाती है, तो आप डेटा मांग रहे हैं कि एविडेंस क्या है इसके पीछे, साइंस ने कहा है क्या है इसके पीछे। ठीक। तो एविडेंस, जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें एविडेंस का महत्व बहुत ज्यादा है। एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस। देखो एविडेंस का मतलब ये नहीं है किसी ने एविडेंस दिखाया और आपने कहा हाँ हाँ एविडेंस मिल गया, ठीक है, वो फेक भी तो हो सकता है। आजकल अगर हम देखते हैं इतने सारे जो हम स्टिंग ऑपरेशंस देखते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें इंटरनेट पे, फेक वीडियोस, डीप फेक का जमाना है आजकल, तो वो विदाउट एनालिसिस अगर आपने मान लिया कि ये हाँ इस व्यक्ति की ये वीडियो वायरल हुई है, इसी ने ऐसा कहा होगा, हो सकता है वो एआई से बना करके किसी ने दी हो, तो वो एविडेंस का एनालिसिस नहीं किया आपने, यानी आपने ये नहीं देखा ये फेक आईडी है कि असली आईडी है, ये लेट्स लर्न का कोई फैन चैनल है या लेट्स लर्न का जेन्युइन जब तक आप सोचेंगे नहीं, साक्ष्य के बिना विश्लेषण के अगर आपने स्वीकार कर लिया, तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, फिर तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कहेगी ही नहीं जाएगी, क्योंकि वहां सही डेटा नहीं है। एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य प्रेजेंट किए गए हैं, उनका मूल्यांकन तार्किक और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये इमेज, अगर आप कोर्ट में भी कुछ पेश कर रहे हैं तो उसका भी एनालिसिस होगा प्रॉपर कि वो फेक तो नहीं है कोई चीज, क्या आपने अपनी तरफ से बना दी हो, क्रिएट कर दी हो। तो साक्ष्यों का मूल्यांकन जो है वो लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में किया जाना चाहिए, ये बात तो सही है। एविडेंस इज इररेलेवेंट, इररेलेवेंट नहीं हो सकता, रेलेवेंट है, इग्नोर नहीं कर सकते हम, शुड बी इग्नोर्ड नहीं, शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इट इज सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है जो साक्ष्य है, बस एनालिसिस करना है प्रॉपर उसका कि वो सही भी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, थोड़े से लेंदी है क्वेश्चन, लेंदी ही पूछे जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, असर्शन क्या है इसमें? जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। जीन पियाजे और लेव वाइगॉस्की जो हैं वो बच्चों में रचनात्मक संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण में भिन्न है। यानी वाइगॉस्की कहते हैं लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल, यानी भाषा जो है एक सबसे बड़ा यंत्र है जिसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। पियाजे कहना है संज्ञानात्मक विकास से भाषा कई बार डेवलप हो रही होती है। तो ये विभिन्न तरह से सोचते हैं, अपने थॉट और लैंग्वेज, विचार पहले आता है कि भाषा पहले आती है, उस पर भी वो अलग सोचते हैं। तो ये बात तो ट्रू है, ये भिन्न सोचते हैं, डिफरेंट। रीजन क्या दिया है इसका? इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स। यानी जो अन्वेषण शिक्षण है जिसमें डिस्कवरी करके बच्चा सीखता है, उसमें बच्चों को अवसर दिए जाते हैं और वो खुद से सीखते हैं चीजें, है ना। मतलब
यहां पे बात कुछ हम क्या कर रहे हैं, ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं एप्पल्स से, कि भाई यहां कुछ बात ही नहीं चल रही। यहां जीन पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही थी, यहां डिस्कवरी लर्निंग पे ले गए। तो ये बात तो सही है कि डिस्कवरी लर्निंग में ऐसा होता है, लेकिन ये इस कथन का रीजन सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, भाई अपना अपने अपने आप में सही है ना। सीमा भी सही है, सचिन भी सही है, बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है। अगर नहीं बन रही तो, या कोई और नाम ले लो आप, तो क्या होगा, फिर बात नहीं बनेगी, कहानी बिगड़ जाएगी, ब्रेकअप। ठीक, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता आर ए की। बाकी दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पे, स्टेटमेंट सही है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स, जो एक प्रगतिशील कक्ष है, प्रगतिशील किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि बच्चा एक्टिव है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। जॉन डुई को याद कीजिए, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बात सही है नहीं? क्या कहता है भाई, डू नॉट आस्क मेनी क्वेश्चंस, बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछते। भाई बच्चे को फ्रीडम है, बच्चा क्वेश्चन पूछता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ये गलत हो जाएगा। आस्क क्वेश्चंस टू द टीचर, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, हाँ पूछते हैं भाई, ये बात सही है। आस्क, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव। भाई टीचर भी एक्टिव है और बच्चे भी एक्टिव हैं, उसी को हम प्रोग्रेसिव या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कहेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब यानी बाल केंद्रित का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही एक्टिव हैं, दोनों एक्टिव हैं। तो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, आपस में क्वेश्चंस पूछते हैं अपने पीयर्स से, अपने सहपाठियों से, खुद से भी क्वेश्चन पूछते हैं, खुद से भी डाउट सॉल्व करते हैं। तो बी सी डी तीनों बातें सही है, यानी थर्ड ऑप्शन यहां पे सही है। 78% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जरूर आता है, मिनिमम, ज्यादा भी आते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है, वही असर्शन और रीजनिंग वाला सवाल है, फटाफट से देखते हैं। असर्शन यानी कथन क्या कहता है, कंसीडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच विकास दर में काफी विभिन्नताएं होती हैं। यानी अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों ही 1.5 साल के हैं, तो जरूरी नहीं है कि तीनों सेम लेवल की भाषा सीख चुके हों, तीनों ने चलना शुरू कर दिया हो सकता है किसी ने 2 महीने पहले चलना शुरू कर दिया, किसी ने बोलना जल्दी शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और। इसका मतलब क्या हुआ कि दर में भिन्नता पाई जाती है, स्टेज सेम है, दर में भिन्नता है। ये बात तो सही है, ये डिफरेंस होता है रेट में। भाई रेट तो सेम नहीं होता ना, स्टेज सेम होती है, पेस डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है विकास की। कारण क्या है इसका, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस। एक्सपीरियंशियल का मतलब है एनवायरमेंट, जो अनुभव ले रहा है बच्चा, तो हेरिडिटी, और जेनेटिक्स का मतलब हेरिडिटी है ही, आनुवांशिकता। अब ये किस वजह से होते हैं अंतर, दर में जो भिन्नता है, जो उनको हेरिडिटी से मिला है और जैसा एनवायरमेंट मिला है, उन दोनों की अन्योन्य क्रिया से दर में भिन्नता पाई जाती है। यही 2 रीजन है, या तो हेरिडिटी या एनवायरमेंट, या इन दोनों का इंटरेक्शन, तीसरा कोई रीजन नहीं है आपके जीवन में। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि 4th ऑप्शन में आप लोग कह पा रहे हैं। तो ये बात ठीक हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फटाफट से पढ़ेंगे, आप लोग देंगे पोल में जवाब। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कई सारे सिद्धांत पढ़े हैं हमने, इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Children who are deprived of a conducive environment for learning language in their early years have some difficulty in picking language later in life। यानी वो बच्चे जो अपने शुरुआती वर्षों में, जिनको भाषा के सीखने के लिए अच्छे मौके नहीं मिलते, उनके आसपास लोग उनसे बातचीत नहीं करते, उनको मौका नहीं दिया जाता बोलने का, तो भाषा के विकास में उनके दिक्कत आ सकती है। कल को अनुकूल माहौल अगर नहीं मिल रहा, डिबेट का, डिस्कशन का, चर्चा का, परिचर्चा का, है ना, उन्हें जीवन में बाद में भाषा चुनने में दिक्कत होती है, भाषा पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी ना हो, ये पॉसिबल है। पिकिंग अप अ लैंग्वेज इन लेटर इन लाइफ, यानी कोई भी नई भाषा सीखनी है तो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि शुरुआत में भाषा, जो जीवन के शुरुआती साल हैं, जो चॉम्स्की भी कहते हैं, वहां इजी होता है भाषा को सीखना बाद के ईयर्स के मुकाबले। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कंप्लीटली इंटर रिलेटेड। देखो यहाँ लैंग्वेज और कॉग्निशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ एनवायरमेंट की बात हो रही है कि सही एनवायरमेंट मिला है कि नहीं, है ना। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स, ऐसा नहीं है, एनवायरमेंट का अच्छा खासा रोल होता है भाषा के विकास में। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, डेवलपमेंट डिसऑर्डरली नहीं हो सकता, ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कभी बूढ़े हो गए कभी जवान हो गए, एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। मोनू और सोनू से बात मत करो, तोमर साहब पढ़ लो, देखो एक बार। देयर इज सेंसिटिव, कुछ लोग तो अपना कॉमेंट्स में अपने ही चक्कर में लगे रहते हैं। देयर इज सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, there is sensitive period for language development,
या देयर इज सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए एक संवेदनशील काल है। जब सही माहौल यदि मिले तो बहुत अच्छे से बच्चा भाषा सीख जाएगा। तो भाषा के विकास का संवेदनशील काल होता है जो अर्ली चाइल्डहुड ही होता है, जो शुरुआत के 6 साल हैं आपके जीवन के, वो बहुत महत्वपूर्ण है भाषा विकास की दृष्टि से, जो क्रिटिकल है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन, बाद में दिक्कत होगी यदि ये शुरुआत के 6 साल में अच्छा माहौल नहीं मिला, या 10-12 साल तक मैक्स टू मैक्स। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो भी इन्हीं सालों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल। भाई 5 नंबर का है समावेशी शिक्षा, क्वेश्चंस भी ज्यादा होने चाहिए एक सेट में। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है सेग्रीगेशन। जहां सेग्रीगेशन दिख जाए इसका मतलब समावेशी शिक्षा के अगेंस्ट है ये बात। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जो अलगाव है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे प्रकृति या मदर नेचर हम कहते हैं ना, तो अगर बारिश हो रही है तो सब पे एक साथ होगी अगर आप एक जगह पे खड़े हुए हैं। हवा चलेगी सबके लिए एक साथ चलेगी, सूरज निकलेगा सबके लिए, चाहे कोई देख सकता है नहीं देख सकता है, चल सकता है नहीं चल सकता है। उसी तरह से स्कूल्स भी सबके लिए होने चाहिए, एजुकेशन भी सबके लिए होनी चाहिए, यानी इंक्लूसिव होनी चाहिए, समावेशन करे जो हर बच्चे का, चाहे वो गिफ्टेड हो, बैकवर्ड हो, कुछ भी दिक्कत है उसको। तो सेग्रीगेशन एंड कैटेगराइजेशन, लेबलिंग करना, बच्चे पे ठप्पा लगाना गलत तरीका है। अलगाव नहीं, इंक्लूजन चाहिए। स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए, ये भी गलत हो गया। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। जिन बच्चों को विशेष आवश्यकताएं हैं उनको सिर्फ क्या करेंगे हम, वोकेशनल एजुकेशन की थोड़ी बहुत स्किल्स सिखा दें, जबकि हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन रखते हैं, सारे स्पेशल बच्चों के लिए नहीं, है ना। स्पेशल बच्चा जो नॉर्मल से अलग है, वो गिफ्टेड हो सकता है, वो आपका विजुअली इंपेयर्ड हो सकता है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, सुनने में दिक्कत हो। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉजिटिव टर्म है। फ्लेक्सिबिलिटी इन दी करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, कि अगर एक बच्चा है जो मैथ्स में अच्छा है तो उसको मैथ्स के लिए माहौल मिले, एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स के लिए माहौल मिले। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे और अलग अलग आवश्यकताएं होंगी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और जवाब दीजिए। डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस दैट बिगिंस एट डैश। फटाफट से बताइए, इतने 2 बूंद जिंदगी के, आई मीन पानी पी लेते हैं। आप बताइए फटाफट, माहौल कैसा चल रहा है? दिल्ली में मौसम बढ़िया, आप बताइए अपने यहाँ कैसा है? चलो मत बताओ, एक काम करो, आंसर दे लो पोल में। मैम का क्लास ही रुकता है, सैफ कह रहे हैं। यार ये पता नहीं क्या दिक्कत है, अब नया स्टूडियो और 1-2 महीने की बात है, पता लग जाएगा कि ये क्या समस्या है मेरी ही क्लास में, क्योंकि हम सिस्टम भी चेंज करा चुके हैं, फिर भी ये समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ बहुत दिनों से होने लगी है, पिछले 2 बार से, पिछले 2 सीटेट से ये मैं सुनने में आ रहा है मुझे। सेवेंटी 70% लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं। फटाफट से देख लेते हैं कहानी है क्या। देखिएगा, अगर मैं बात करूं, यहां पूछा है डेवलपमेंट डैश है, विकास एक डैश प्रक्रिया है जो कब से शुरू होती है, तो आपको पता है गर्भाधान से शुरू हो जाती है, कॉन्सेप्शन से, है ना, माँ के गर्भ से, वूम्ब से शुरू हो जाती है और टूम्ब तक चलती है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ लाइफ लॉन्ग है, कॉन्टिन्यूअस चलती है, जीवन पर्यंत चलेगी, ठीक है ना। और एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, गर्भ धारण के समय पे, जब जाइगोट फॉर्मेशन से ही शुरू हो जाएगी, जन्म से नहीं, जन्म से पहले से, गर्भ से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ चाइल्डहुड में चलती है ये कहना गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही बचता है। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 14? देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कथन है, अ चाइल्ड हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैचुरेशन। एक बच्चे को गेंद पकड़ना सीखने के लिए हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैचुरेशन बिफोर शी लर्न्स टू कैच अ बॉल। एक बच्ची को या एक बच्चे को यदि बॉल को, गेंद को पकड़ना सीखना है तो उससे पहले कुछ न्यूरोमोटर परिपक्वता होनी चाहिए। न्यूरोमोटर क्या है कि तांत्रिक जो क्षमता है और गतिक क्षमता है वो दोनों मैच करें, कि बॉल किस गति से आ रही है उस गति से आपके जो मोटर एक्टिविटीज हैं और जो ब्रेन है दोनों साथ में मिलकर काम कर पाए। इस लेवल की मैच्योरिटी आनी चाहिए। अगर आप 3 महीने के बच्चे को बॉल फेंकेंगे तो वो उसके फेस में ही लगेगी या उसको चोट ही लग जाएगी, वो पकड़ तो पाएगा नहीं, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए, उसका न्यूरोमोटर मैचुरेशन हुआ नहीं है, उतना हेरिडिटी से उसकी क्षमता आई नहीं है
कि वो अभी सही से रिस्पॉन्स दे पाए उस चीज का। तो ये बात तो सही है, ट्रू है ये बात। रीजन क्या है इसका? लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट, यानी जो लर्निंग है, सीखना विकास पर निर्भर करता है। भाई मैच्योरेशन क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेस है, हालांकि लर्निंग भी एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रिया है। तो लर्निंग डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। हाँ, इस केस में तो है, यदि डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर बच्चे में न्यूरोमोटर मैच्योरेशन आई ही नहीं है, उसके हाथ पैर आंखें, उसका दिमाग का वो कनेक्शन, न्यूरोमोटर डेवलपमेंट बना ही नहीं है, गति और दिमाग का कनेक्शन साथ में हुआ ही नहीं है, तो आप उसको नहीं सिखा सकते बॉल पकड़ना। 3 महीने के बच्चे को गेंद पकड़ना नहीं सिखा सकते आप। इसका सिंपल उदाहरण यही है। तो सिखाने के लिए भी, लर्निंग के लिए भी एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए। ये बात एकदम सही है, और मैच्योरेशन पे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोनों ही बातें सही है कि ए इज करेक्ट, एंड जो एक्सप्लेनेशन है आर वो भी सही है इसकी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी पूछा हुआ था, बहुत बार पूछा जा चुका है कि सोशलाइजेशन कैसी प्रोसेस है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स। सोशलाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस इन विच कनेक्शंस अमॉन्ग वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी होती हैं भाई? फैमिली हो गई, एजेंट्स यानी वाहक, जहां से बच्चा सोशलाइजेशन क्या है, समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखेगा। स्कूल में एक तरह से बिहेव करते हैं, मंदिर में जाते हैं अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, दुनिया भर की चीजें, जो भी कहां के क्या क्या रूल्स हैं। फैमिली है ना, फैमिली। अब कई लोग कहेंगे आप तो खुद पूजा में ब्लैक कपड़े पहन जाते हो, बताया था यार इसका रीजन, है ना, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। इधर आ जाओ वापस, उसमें रेड और व्हाइट भी था। देखो एक बार, फैमिली, मजाक कर रही हूँ, इधर आ जाओ, बहुत सीरियस बात नहीं करेंगे। फैमिली और क्या है? स्कूल भी एक, सोसाइटी आपकी जो नेबरहुड है आसपास, मास मीडिया जो चैनल्स आप देख रहे हैं आजकल, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपका सामाजिकरण कर रहे हैं। कि अगर आप देख रहे हैं कि जो आपका आइडियल है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, वो ही सुबह शाम तक गालियां देता है वीडियो में, तो आपको भी लगेगा हाँ ये तो ठीक है ना। तो सामाजिकरण एक डैश प्रक्रिया है। क्या सरल है? नहीं, सिंपल नहीं है। कोई भी प्रोसेस सिंपल नहीं है, चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन हो, ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, जटिल हैं, इतना आसान नहीं है। समाज भी बदलता है समय के साथ, आप भी बदलते हैं, कुछ चीजें सही हो जाती हैं, कहीं पे कुछ गलत हो जाती हैं, इतना जटिल सिस्टम है समाज का। तो सामाजिकरण या कोई भी प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स ही होती है। और जो ये एजेंसीज हैं कि फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया, इनके सबके बीच में इंटरेक्शन या कनेक्शन होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही बातें सही हो गई। ठीक है जी, क्लियर है बात? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, देखिएगा फटाफट से। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सॉल्व कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, कैसी? मूर्त समस्याएं, इन अ लॉजिकल फैशन, लॉजिक के साथ, बट हैव डिफिकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली। अब ये वर्ड आ जाए हाइपोथेटिकली, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसका मतलब अभी कहां नहीं पहुंचा, बच्चे को दिक्कत हो रही है हाइपोथेटिकल थिंकिंग में। कॉन्क्रीट प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेता है मूर्त। जिन्होंने आज ही प्याजे हमने खत्म किया है बैच में, आपको पता होगा। तो ये क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, क्योंकि हाइपोथेटिकल थिंकिंग में दिक्कत होगी, लेकिन लॉजिक आ जाएगा कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, जिनको देखा जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग आएगी फॉर्मल ऑपरेशन में। ठीक है ना। सीसीएस आता है इसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पहली बार लॉजिक आता है उन चीजों के प्रति जिनको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली, अर्थपूर्ण ढंग से, जीवन से जोड़ के कब सीखेंगे बच्चे पियाजे के अनुसार? जब वो एक्टिव होंगे। पियाजे तो एक्टिव रखने की बात करते हैं, कंडीशनिंग की बात पियाजे क्यों करेंगे? कंडीशनिंग आदत डलवाना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्यों होता है किसी को नहीं पता, बस होता है ना। व्हेन ऑफर्ड रिवॉर्ड्स की बात पियाजे नहीं करेंगे, कंडीशनिंग की बात नहीं करेंगे, क्लियरली आपको बताया हुआ है। व्हेन अडल्ट्स टेक कंट्रोल एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल की बात भी पियाजे नहीं करेंगे। थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी, बच्चा स्वतंत्र है और खुद से गतिविधि करके सीख रहा है, बच्चा एक्टिव है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है। ये सब बातें पियाजे कहते हैं। इनसे पहले लोग बच्चों को उतना एक्टिव नहीं मानते थे जितना पियाजे ने माना। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, अबाउट पियाजेज प्रपोजल अबाउट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। अच्छा क्वेश्चन है कि जो पियाजे ने स्टेजेस का क्रम दिया है उसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए, हम सबको पता है, SPCF। इस क्रम के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, फटाफट से बताओ। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव चेंज इन एन इंटीग्रेटेड फैशन फॉलोइंग अ सिमिलर कोर्स, कि जो भी विकास के, संज्ञानात्मक विकास के सभी पहलू, यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है आपका,
वो इंटीग्रेटेड फैशन में, यानी आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो थिंकिंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लैंग्वेज है, सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे। हाँ, तभी तो स्टेजेस दिए हैं कि इस स्टेज में ये, इसमें ये। स्टेजेस कैन बी स्किप्ड, ये कहना गलत होगा। स्टेजेस को स्किप नहीं किया जा सकता, यही बात गलत है। चरणों को छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता सेंसरी मोटर से सीधा कॉन्क्रीट पे पहुंच जाए, पहली से सीधा थर्ड स्टेज पे पहुंच जाए बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट के बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक, स्टेजेस अकर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। हाँ, ये यूनिवर्सल है, स्टेजेस पूरी दुनिया में फिक्स मैनर में चलेंगी। जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, फिर आपका 2 से 7 जो है प्री ऑपरेशनल, जिसको पूर्व संक्रियात्मक कह रहे हैं, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, फिर औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15। ये फिक्स्ड है स्टेज का जो ऑर्डर है। स्टेजेस आर यूनिवर्सल, हाँ सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया के बच्चों पे यही लागू होंगी, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, यूरोप का बच्चा हो, पाकिस्तान का बच्चा हो, भारत का बच्चा हो, अफगानिस्तान का बच्चा हो, सबके लिए स्टेजेस सेम रहेंगी। प्याजे की ऐसा नहीं है स्विट्जरलैंड के लिए अलग दे दी हो और भारत के लिए अलग दे दी हो, यही 4 स्टेज हैं, दुनिया में कहीं चले जाओ। दे आर अज्यूम्ड टू कैरेक्टराइज चिल्ड्रन एवरीवेयर। हाँ, एक ही बात गलत है कि स्किप कर सकते हैं। जिसने भी स्टेजेस दिए वो स्किप करने की बात नहीं करेगा। स्किप मतलब छोड़ने की, पहले से तीसरी सीढ़ी पे डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, पहले से दूसरी पे जाना पड़ेगा। जिसकी भी स्टेज है, चाहे वो अब्राहम मैस्लो की हायरार्की हो नीड्स की, चाहे वो कोलबर्ग की स्टेज हो, कोई भी व्यक्ति यदि स्टेज देने की बात कर रहा है तो उसने वो सीक्वेंस बनाया ही इसलिए, मजाक के लिए थोड़ी बनाया कि फर्स्ट से थर्ड पे चले जाओ डायरेक्ट, फिर वो सेकंड को बनाता ही क्यों। टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अ टीचर शुड। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, कि अभी मैंने बताया था हर एक पहलू में देखना क्रिटिकल थिंकिंग है, ना कि सिर्फ बुराई करना, है ना। फैक्ट्स भी देख रहे हैं, ओपिनियन भी देख रहे हैं, डेटा क्या है, उस समय में क्या चीजें चल रही थी, तब आप एनालाइज कर रहे हैं क्या एविडेंसेस हैं। डिस्करेज डिस्कशन, डिस्कशन को, चर्चा को डिस्करेज करके कभी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकती। लोग सालों साल कुछ डिबेट्स चलती हैं तब जाके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कई बार कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंच पाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। बी इनटॉलरेंट टू डिसेंट, यानी अगर कोई आपसे असहमत है तो तलवार निकालो गर्दन उड़ा दो, ये नहीं होता क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। आप दूसरे के जो अगर पक्ष है किसी और का जिससे आप असहमत हैं उसको भी आप सुन पाते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि टॉलरेंट नहीं है, मुक्का नहीं मार देंगे सीधा कि भाई तुम्हारी बात से मैं सहमत नहीं हूं, ऐसे कैसे कह दोगे। और लोग तरह तरह के हैं, लोग इंटरनेट पे देखो आप, एक से एक खतरनाक लोग हैं, है ना, फिर तो वो लोग तो जी ही ना पाते। एम्फेसाइज कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग तो एक सोच पे लेके आती है, एक पॉइंट पे, जबकि डाइवर्जेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव में लेके जाएगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग है 4 ऑप्शन है, एक चूज कर लो बस, इससे कोई अलग अलग दिशाओं में सोच ही नहीं पाएगा। तो एक्सेप्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव, अनेक दृष्टिकोणों को स्वीकार करने से क्या होगा, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल फटाफट से जवाब देंगे पोल में। कहता है कि इंक्लूजन एज अ फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस इज सिचुएटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी। भाई जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में तो एक दर्शन पे आधारित है, डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल पे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कहते हैं ना, हमारा संविधान भी बात करता है कि मतलब हम विभिन्नता में एकता की बात करते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, विभिन्न बच्चे होंगे और उनको एक साथ एक छत के नीचे आप रेगुलर स्कूल में सिखा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या किस तरह की डाइवर्सिटी है, भाषा को लेके, हाँ भाषा को लेके भी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, जेंडर को लेके भी, हाँ अलग अलग जेंडर के लोग पढ़ सकते हैं एक क्लास में, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग समाज और संस्कृति के बच्चे पढ़ सकते हैं, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, आपको लग सकता है एक बच्चा बहुत गिफ्टेड है, दूसरा बच्चा हो सकता है उस क्षेत्र में अच्छा ना करे, डिसेबल हो, कोई और समस्या हो, वो भी पढ़ सकता है। तो हर तरह के बच्चे को एक छत के नीचे डाइवर्सिटी का ध्यान रखते हुए शिक्षा आप दे रहे हैं। 4th ऑप्शन यहाँ सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल, ये क्या कहता है भाई, फटाफट से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू केटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड। यानी आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अलाभान्वित वर्ग से आ रहे होंगे या वंचित समूह से आ रहे होंगे, चाहे वो बच्चे हो सकते हैं जिनके जो हाशिए पर हैं किसी भी आधार पे, जैसे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जैसे तैसे वजीफा लेके पढ़ रहे हैं किसी भी तरह से, तो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो सकते हैं। समाज ने उन्हें जाति या समुदाय के आधार पर अलग थलग किया हुआ हो, है ना। और फॉर एग्जांपल यदि आपने वो मूवी देखी होगी गंगूबाई, तो जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके बच्चे यदि स्कूल जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं, इसलिए नहीं कि उनके जो मदर हैं या व्हाटएवर, जो भी उनका अभिभावक, जो भी पेरेंट है, जो भी उनका
गार्जियन है वो पैसे नहीं दे पा रहा, फीस नहीं दे पा रहा, नहीं, सोच के आधार पे, क्योंकि समाज की सोच थोड़ी सी अजीब है इस मामले में, मैं ये कहूंगी, है ना, तो वो हाशिए पे हो गए, क्योंकि किसी एक ग्रुप को लेके आपने दिमाग में कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, किसी भी आधार पे आपने कह रखा है कि यार ये वाले लोग अच्छे नहीं होते, इनको पसंद नहीं करते हम, तो ये बच्चा डिसएडवांटेज पोजीशन पे आ गया, है ना। तो डिसएडवांटेज बहुत तरीके से हो सकता है कोई भी बच्चा, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे और किसी रूप से हो, ठीक। तो ऐसे बच्चों को इंक्लूड करने के लिए कौन सा सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपको इंक्लूड तो हर बच्चे को करना है एज अ टीचर। पहला ऑप्शन है लिंक लर्निंग एक्टिविटीज विद द सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो शिक्षण की गतिविधियां हैं वो बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से, उसकी भाषा से जोड़ दीजिए। ये तो अच्छी बात है, ये तो सही तरीका है, हमें गलत चाहिए, नॉट लिखा हुआ है। डिसमिस एक्सप्रेशन इन लोकल लैंग्वेज, कि बच्चा यदि अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करता है तो आप उसको खारिज कर देंगे, आप कहेंगे यहां सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है इस स्कूल में, आप अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते, तो भाषा के आधार पर डिसएडवांटेज हो गया बच्चा, तो ऐसा करना गुनाह हो जाएगा, यानी नॉट, ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, तो जो गलत है वही सही हो गया, नॉट लिखा हुआ था। फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मेक इट कंपलसरी फॉर देम टू टेक ट्यूशंस एट होम, ये भी गलत है यार, गलत तो ये भी है कि आप ये कंपलसरी कर देंगे कि उनको ट्यूशन लेना ही है घर पे। फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ स्कूल नॉलेज एज इट थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस, कि बार बार प्रैक्टिस करा के, ये भी गलत है, तो गलत तो ये भी है, गलत ये भी है, और गलत तो ये भी है, तो इसका मतलब फिर ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, यहां पे नॉट नहीं होगा फिर, है ना, इसमें फ्री का नंबर मिला होगा जरूर, नॉट नहीं होगा, क्वेश्चन में नॉट नहीं होगा। रणनीति है तो रणनीति तो फिर एक ही है कि जो भी एक्टिविटीज आप करा रहे हैं वो उसकी संस्कृति और उसके समाज से जोड़ दीजिए बच्चे की, तो फिर क्योंकि नॉट में तो ये तीनों ऑप्शन गलत ही हैं, एक ही सही है, तो फिर नॉट नहीं होगा ऑप्शन में, सिंपल आंसर है, फर्स्ट के साथ हम जाएंगे, नॉट हटा देंगे इसमें से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22वां सवाल, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, कथन क्या है, While teaching problem solving, teachers should discourage the children to think about their own thinking and focusing on how to learn, यानी समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो शिक्षकों को बच्चों को अपनी, मैं तो टेस्ट कर रही थी नोट लिख के कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, है ना, देखना एक बार, तो बच्चों को अपनी चिंतन के बारे में, सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करना, कि जैसे वो सोचना चाहते हैं उनको सोचने ही ना देना, ये गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना, ये दिक्कत हो जाएगी, तो ये फॉल्स हो गया। रीजन क्या है इसका, डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, बच्चे की खुद की ही चिंतन पे विचार करने की क्षमता, प्लानिंग की क्षमता, उसको अपनी थिंकिंग को मैनेज करने की क्षमता, ठीक है ना, ये सब। क्या कह रहे हो भाई, मैराथन से डिजिटल पैसिव में अप्लाई कर दिया, अच्छा पास हूँ सीटेट आपकी मैराथन से, बीबीए किया हुआ है, मैं इकोनॉमिक्स भी कर रखी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्या दिक्कत होगी आपको हिमांशु, आपको एक बार डिजिटल प्लस में स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, ये कई बार चेंज करते रहते हैं, तो वो देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है या नहीं, आपको दिक्कत होगी, ये बहुत सारे लर्नर्स के साथ दिक्कत है जब से बीएड वालों को हटाया है, देखना एक बार। तो मास्टर्स किया है, क्या किया है, वो एग्जैक्ट आप बताएंगे तो मैं बता पाऊंगी। डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा नहीं है, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देती हैं, तो ये दोनों ही गलत है ना, तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23वां सवाल देखना फटाफट से, ये क्या कहता है, ये भी असर्शन और रीजनिंग के भर भर के सवाल हैं आज। क्या है भाई ये कथन क्या है, टीचर शुड टेल मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इन डिटेल्स व्हाट दे हैव टू डू इंक्लूडिंग व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू लर्न, यानी टीचर्स को एग्जैक्टली बता देना चाहिए कैसे सीखना है, क्या सीखना है, कब सीखना है, बिल्कुल डिटेल में, और एग्जैक्टली बता देना चाहिए मिडिल स्कूल बच्चों को, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो कक्षा 6 से 8 में पढ़ते हों, ये एकदम 11 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो ये एकदम बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि आप रोबोट थोड़ी बना रहे हैं बच्चे को, कैसे कब कितना सीखना है, क्या सीखना है, तो ये गलत है। मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने सीखने को लेके कोई मैनेजमेंट नहीं होता, ये भी कहना गलत है। बच्चा 6 से जो 11 से 14 वर्ष का बच्चा है, 6, 7, 8 का, वो ध्यान रख लेता है, अपना मैनेजमेंट कर सकता है, उसको थोड़ी फ्रीडम दी जानी चाहिए, इवन सभी बच्चों को, तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। इतनी बात ठीक है, दे भी रहे हैं आप लोग सही जवाब। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। थिंकिंग ऑफ एबिलिटी एज डैश एंड, ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है कि क्षमता के बारे में क्या सोचें, कि योग्यता जो होती है फिक्स होती है, बढ़ाई जा सकती है, क्या सोचें इस पे, फटाफट से बताओ।
देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 24, थिंकिंग ऑफ एबिलिटी, यानी एबिलिटी फिक्स होती है, यानी क्षमता जो है बच्चे में वो फिक्स होगी, फिक्स नहीं मानना आपको। थिंकिंग ऑफ एबिलिटी एज क्या, इंक्रीमेंटल, कि बढ़ाया जा सकता है क्षमता को, यदि आप सीखेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, निश्चित बात है ये। एज फेलियर एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न, जो फेलियर है, अगर कोई फेल हो रहा है तो वो सीखने का मौका मिला है आपको, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, ये बात एकदम पॉजिटिव है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। मोटिवेट्स द स्टूडेंट टू वर्क हार्डर बाय पुटिंग इन मोर एफर्ट, यदि आप ये मानते हैं कि एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, यदि आपने ये मान लिया कि एबिलिटी तो फिक्स है यार, उसको आता है मुझे नहीं आता, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था मुझे नहीं मिला, तो आप कभी नहीं सीखेंगे, फिर आप में कोई इंप्रूवमेंट कोई नहीं करा सकता दुनिया में, क्योंकि आपने मान लिया कि एबिलिटी तो फिक्स होती है। जबकि आपको 50 एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे खराब स्थिति से निकले होंगे और आपसे बेहतर कर रहे होंगे। इसमें यह नहीं है कि आपको कंपैरिजन ही करना है, बट आप सही चीजें सीख तो सकते हैं ना उस चीज में। तो अगर हम देखें यहां पे, तो एबिलिटी को इंक्रीमेंटल मानना कि एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, और अगर आप फेलियर आपके सामने आ रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की। अगर बच्चा ये सोचेगा तो वो बेहतर तरीके से एफर्ट पुट करेगा, मेहनत करेगा, जिससे रिजल्ट क्या होगा, बेहतर ही होगा। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर है। और 20 नंबर का ही आता है, अभी तो बहुत समय है सारे का, आप उदय सर का सहारा लो इसमें, या आसपास कोई दोस्त हो तो मैथ्स 20 नंबर का ही आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कर ही लो, 8, 10, 12 नंबर के, बिना उसके काम चलेगा नहीं, जिस तरह की मेरिट आजकल हाई जाती है ना। तो फिक्स नहीं मानेंगे एबिलिटी को कभी भी, और ह्यूमिलिएटिंग नहीं है फेलियर कि बहुत बुरा हो गया अगर आप फेल हो गए, तो ये अपॉर्चुनिटी टू लर्न होनी चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसको ठीक करना है। ठीक, तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, कौन सा एक फैक्टर है जो लर्निंग को प्रभावित करेगा, वो पॉजिटिवली भी कर सकता है नेगेटिवली भी। पहला ऑप्शन है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, बच्चा जिस समाज जिस संस्कृति से आता है अधिगम उससे प्रभावित करेगा, बिल्कुल सही बात है। कुछ चीजें वो सीखेगा, कुछ चीजें ऑलरेडी जानता होगा। एज जो है बच्चे की, पर्सनल फैक्टर है एज, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग को प्रभावित करने वाले एक पर्सनल फैक्टर होता है, दूसरा होता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी 2 कारक होते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, फॉल लिख देते हैं इसको। ठीक, 2 प्रकार के कारण हैं, एक है पर्सनल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल, EF लिख देती हूँ, वातावरणिक कारक, यानी जो वातावरण के कारक हैं। पर्सनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, आपकी एज, आपका IQ या इंटेलिजेंस का जो लेवल है, ठीक है ना, इंटेलिजेंस बच्चे का, उसका मोटिवेशन का क्या लेवल है, वो मोटिवेटेड है भी या सीखने के लिए, या ऐसे ही काम चलेगा। तो लेवल ऑफ मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, किसी चीज को सीखने की क्षमता है भी या नहीं, है ना। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या लेवल ऑफ मोटिवेशन, कि अगर मोटिवेटेड ही नहीं है तो कोई नहीं सिखा पाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, तो इसमें टीचर्स के जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स आ जाएंगे, है ना। न्यूट्रिशन कैसा है, स्कूल में एनवायरमेंट कैसा है, वो आ जाएगा, ठीक है। या समाज और संस्कृति से जिस तरह की वो आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरह के फैक्टर होते हैं। तो एज यहाँ पे पर्सनल, और उसमें ये नहीं पूछा बट ये फैक्टर है। पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू टीच अ कॉन्सेप्ट, ये क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर है कि किस तरह के मेथड से पढ़ाया जा रहा है, पेडागोजी क्या है टीचर्स की। टीचर्स बिलीव अबाउट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, टीचर्स क्या मानते हैं कि बच्चे में क्षमता है कि नहीं। देखो, टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चे से, बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती है, ये बात हमें मानना पड़ेगा। अगर टीचर कहता है नहीं बेटा तुम कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत करो, तो अगर उसको लगता है नहीं मेरे टीचर को मेरे पे विश्वास है तो वो मेहनत करेगा, और आपने कहते नहीं तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये क्या है, ये भी प्रभावित करेगा बच्चे की लर्निंग को। बहुत ही 100 में से 1 कोई बच्चा होगा जो कहेगा कि टीचर ने कह दिया कि नहीं होगा तो अब तो करके दिखाऊंगा, अदरवाइज 99 को नेगेटिवली ही प्रभावित करेगा, ठीक है ना। तो ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो चारों ही फैक्टर्स, इसमें एज को छोड़ के ये पर्सनल था, लेकिन चारों फैक्टर्स सही हैं जो लर्निंग को प्रभावित करेंगे, बच्चे के सीखने को प्रभावित करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अगर हम देखें पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे, अगर लैंग्वेज सीखनी है और एज कम है बच्चे की, उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर हो गया, है ना। हालांकि ये नहीं है कि एज ज्यादा होगी तो फिर सीख ही नहीं पाएगा, बट डिफिकल्टी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 4 सवाल और हैं आपके सामने, फटाफट से जवाब दीजिएगा पोल में। कोशिश ये है कि मेरी एक्चुअली बैच में क्लास होती है तो जल्दी क्लास ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट कोशिश रहेगी कि 9 बजे शुरू कर पाए। देखना एक बार, देखना 26 का ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन 89% लोग कह रहे हैं। हाँ, कल ही हमने ये किया था, स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डैश ऑफन फेस डिफिकल्टीज इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन की दिक्कत है, कहाँ होगी, गणित में होगी। तो क्या है ये, डिसकैलकुलिया है।
तो ये तो सिंपल आंसर है। इवन इसमें 89% नहीं, पूरा 100% ही आप लोग को सही जवाब देना था, क्योंकि कैलकुलेशन की दिक्कत तो डिसकैलकुलिया, मैथ्स की दिक्कत कैलकुलेशन से संबंधित कहाँ है, कैलकुलेशन कहाँ होगी, हिंदी में, मैथ्स में ही होगी। ठीक, डिसलेक्सिया रीडिंग की प्रॉब्लम है, पढ़ने की, डिस्ग्राफिया लिखने की प्रॉब्लम है मुख्य रूप से। ऑटिज्म में आपको पता ही है कि सोशल, वो माय नेम इज खान वाले एग्जांपल दिया था, सोशल इंटरेक्शन में बच्चे को दिक्कत होती है, लोगों से मिलने जुलने में, बात को रिपीट करेगा बहुत बार, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर करेगा, है ना, और फिजिटिंग, हाथ पैर अजीब सी हरकतें करना, वो माय नेम इज खान आप याद कर लीजिए, अजीब हम कहते हैं उसको क्योंकि हमें नॉर्मल से अलग लगता है वो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, कहना नहीं चाहिए कायदे में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड विजन, यानी एक दृष्टि की सहायता के लिए कौन सा एक टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करेगी देखने में मदद करेगी। बच्चों वाला क्वेश्चन, हाँ लड्डू क्वेश्चन था जो 26वां सवाल था, ये भी लड्डू ही है। फटाफट से बताओ। लार्ज प्रिंट वर्कशीट, देखो अगर बच्चे को देखने में दिक्कत है करने को तो ये कर सकती है। वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर या स्क्रीन रीडिंग, तो ये भी ठीक था, कैलकुलेटर्स, लेकिन सबसे बेटर है कि विजन में आपको हेल्प करनी है तो मैग्नीफाइंग ग्लास, कि कुछ चीजें छोटी हैं तो वो नहीं आता था मैग्नीफाइंग ग्लास, देखते थे उसमें बड़ा दिखता था सब कुछ बचपन में, तो ये फोर्थ ऑप्शन होगा। लार्ज प्रिंट वर्कशीट्स जरूरी नहीं है, इससे कोई विजन में हेल्प नहीं उतनी मिलेगी जितनी मैग्नीफाइंग ग्लास से या इवन वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर से भी। बट वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा वॉइस से ही चले, एक्टिवेट हो रहा है, तो उस सेंस में यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास ही सही बैठता है कि आप किसी भी लेटर को या बुक को अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज देख रहे हैं जो छोटा लिखा हुआ है, तो अगर कोई मान लीजिए लार्ज प्रिंट अगर नहीं भी है और आपको मैग्नीफाइंग ग्लास मिल गया तो आप वो लार्ज प्रिंट में देख लेंगे कोई स्पेसिफिक वर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, वो बच्चे जो कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं, इनकी क्षमताएं या इनके बारे में FFOE बताया हुआ है। इनके एलिमेंट्स हैं क्रिएटिव बच्चों के, फ्लेक्सिबिलिटी यानी एक आइडिया काम नहीं किया दूसरा काम नहीं किया तीसरा, फ्लुएंसी यानी बहुत सारे आइडियाज इनको आते हैं, ओरिजिनलिटी यानी कुछ नया करते हैं, मौलिक होता है ना, कॉपीड नहीं होता। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। हाई इंटेलेक्चुअल, जरूरी नहीं है इनका IQ बहुत ज्यादा हो, एवरेज और अबव एवरेज पे भी बच्चा जो है क्रिएटिव हो सकता है। इमोशनल सोशल मैच्योरिटी उतना यहाँ पे महत्व नहीं रख रहा। प्रेफरेंस फॉर सिंपल टास्क एंड लो रिस्क टेकिंग, कन्वर्जेंट नहीं, रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल और डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ये है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ UDL, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, या मल्टीपल वेज ऑफ एक्शन, मल्टीपल वेज ऑफ एंगेजमेंट, या मल्टीपल वेज ऑफ लेबलिंग। देखो लेबलिंग तो होगा नहीं, बच्चे पे ठप्पा लगाना, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत कमजोर हो, ये होता है वो तो। सीखने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग क्या होता है, सार्वभौमिक तरीका है कि हर तरह का बच्चा फिट हो जाए, है ना, हर तरह के बच्चे के लिए आप बेहतर कुछ डिजाइन कर पाए, ये भी एक तरह से इंक्लूड ही कर रहे हैं आप हर बच्चे को, ठीक है ना। तो उस केस में मल्टीपल वेज ऑफ क्या, एंगेजमेंट, मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर आप अलग अलग तरह से दिखा रहे हैं बच्चे को, तो ये एक तो ट्रांसलेशन इतना खराब हुआ है। रिप्रेजेंटेशन यानी ऐसा आपके पेपरों में भी कई बार मिल जाता है, यानी अलग अलग तरह से अगर क्लासरूम में रिप्रेजेंट किया जाए चीजों को तो हर बच्चा सीख पाएगा, है ना, कि आप। बट इस अगर हम बात करें यहाँ मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ, यार मल्टीपल वेज ऑफ एंगेजमेंट होना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा एंगेजमेंट में, कि आप कैसे उसको एंगेज कर पाएंगे। और ये एंगेजमेंट, ये सगाई वाला एंगेजमेंट नहीं है, संलग्नता वाला है कि वो कैसे इन्वॉल्व हो। ठीक, हम थर्ड के साथ जाएंगे। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बुरा नहीं था, बट ये किस सेंस में कहा गया है, हम सी के साथ जाएंगे, ये हमारी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है क्योंकि हमें वो एंगेजमेंट ज्यादा एक्टिव लग रहा है, बच्चे के सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व होंगे बजाय कि रिप्रेजेंटेशन। हालांकि रिप्रेजेंटेशन भी गलत नहीं होना चाहिए टोटली, बट हमें ज्यादा बेहतर लग रहा है और जो ज्यादा बेहतर है उसके साथ हम जाएंगे। फिर भी अगर ये कहीं आया होगा क्वेश्चन तो मैं एक बार चेक कर लूंगी कि बोर्ड ने क्या माना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 का, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स हिंड्रेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में बाधा क्या बनेगा। पहला ऑप्शन है वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, यानी जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो स्टेप पीछे से शुरू कर रहे हैं आप। हो सकता है कि अच्छा ये मुख्य प्रॉब्लम क्या है, तो स्टेप 1 से नहीं, आप ओवरऑल आपके पास कंक्लूजन क्या है वहां से शुरू कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या। फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हेल्प करता है फंक्शनल फिक्सनेस, रिस्पॉन्स सेट या एनालॉजिकल थिंकिंग। देखिए एनालॉजिकल थिंकिंग तो हेल्प करती है, ठीक है। रिस्पॉन्स सेट और फंक्शनल फिक्सनेस दोनों ही हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ये एक तरह से डेट्रीमेंटल हैं, यानी रुकावट बनते हैं किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में।
क्योंकि अगर आपने सोच लिया एक ही तरीका है किसी काम को करने का जो कि फंक्शनल फिक्सनेस है और रिस्पॉन्स सेट है, आपके लिए कोई चीज काम कर रही है, मतलब आप हर बार सेम ही तरीके से काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम सेम ही तरीके से सॉल्व हो जाए। तो ये मेंटल सेट का ही एक तरह से उदाहरण है फंक्शनल फिक्सनेस, कि आपके लिए कोई आज से 20 साल पहले कोई चीज काम कर गई थी, आप वही सेम तरीका अपनाते रहते हैं, है ना। तो आपका फिक्स हो गया आपका दिमाग किसी एक ही चीज पे, और रिस्पॉन्स सेट भी ये सेम ही रिस्पॉन्स देते हैं आप। तो ये सेकेंड और थर्ड जो है ये हिंड्रेंस बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। और 49% लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बताएंगे। टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा विद आंसर्स जो भी। और सीटेट का बैच में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, करियर विल ऐप डाउनलोड कर लेंगे और एनरोल कर लेंगे अपने आप को, और वेबसाइट से खरीदेगा ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए careerwheel.com से। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए ये भी आपको बता के जाना है कमेंट्स सेक्शन में। चलिए कल मिलेंगे, कल प्याजे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप अच्छे से प्याजे पढ़ लीजिएगा, जो बैचेस में है वो भी रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने प्रॉपर टाइम लेके 4-5 दिन में प्याजे हमने कंप्लीट किया है, तो प्याजे को आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज एक और काम आप करेंगे कि अच्छे क्वेश्चंस हम प्याजे को लेके करेंगे, आसान भी मुश्किल भी, ठीक है। तो कल शाम 9 बजे प्याजे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आप एडवांस में पढ़ के रखिएगा, चाहे यूट्यूब से, मैंने यूट्यूब पे भी कराया हुआ है, मैराथन में भी कराया हुआ है, और बैच में हैं जो लोग वो तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। कोई कह रहा थैंक यू मैम, बट ये बताओ कि आप शादी कब करोगे। लर्निंग पॉइंट विद RR है, मैं हंसती खेलती जीवन में अच्छी लग रही हूँ आपको? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, देखो है, हो सकता है कल, हो सकता है कभी नहीं, यू नेवर नो। 25 नंबर हैं 30 में से पिंकी के, पूजा के 27, ज्ञान सौरभ के 3, क्या लास्ट के 3 ही सॉल्व किए हैं क्या? 30 वीनू कह रहे हैं, 29 अमर कह रहे हैं, SST नोट्स चलो देखते हैं। और बताओ, चलो साइंस एंड मैथ्स और SST यार फिर वो बैच में ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि सब कुछ यूट्यूब पे और स्पेशली मेरे लिए कराना के लिए मुश्किल हो जाता है। चलिए फिर टेक केयर, बाय बाय। या हो सकता है कल हम सब्जेक्ट चेंज करें या प्याजे करें, प्याजे करेंगे यार कल, ठीक है ना, 9 बजे शाम को।